11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। My husband to join politics because I felt क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे 3 बातें हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हर 5 साल बाद लोग अपने फेवरेट लीडर्स को वोट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और फिर ये लीडर्स 5 साल तक पॉलिटिकल पावर एंजॉय करते हैं। पर इनमें से भी कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया के करंट टॉप 10 लीडर्स के बारे में। भले ही देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर आरएसएस चीफ का नाम आपको हमेशा देश के टॉप 10 लीडर्स में ही दिखाई देगा। और ऐसा इसीलिए है कि आरएसएस इस देश की पॉलिटिक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। इनका जन्म 1950 में एक आरएसएस एक्टिविस्ट की फैमिली में हुआ था। 1975 में इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने इनके पेरेंट्स को जेल में डाल दिया था, जिसके बाद इन्होंने छुपकर आरएसएस की एक्टिविटीज को जारी रखा। हालांकि इसके बाद इन्होंने खुद आरएसएस ज्वाइन की और साल 2009 में इन्हें आरएसएस का चीफ चुना गया। मोहन भागवत देश के उन लोगों में से एक हैं जो बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के भी वीवीआईपी सिक्योरिटी लेते हैं। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेताओं की तरह इन्होंने भी स्टूडेंट विंग एबीवीपी से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। गडकरी ने 1955 में महाराष्ट्र की पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री संभाली और उस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया था। इन्होंने महाराष्ट्र रोड कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अटल बिहारी सरकार के टाइम इन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सबके सामने रखा, जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानते हैं। 2014 में मोदी सरकार ने इन्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभालने को दी और 2019 में इन्हें एमएसएमई सेक्टर भी दे दिया गया ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। हालांकि गडकरी हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं। इनके ऊपर 2014 में लोगों को वोट के लिए पैसों का लालच देने का आरोप लगाया गया था। अगर कुछ देर के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस को अलग कर दिया जाए तो सोनिया देश की उन महिलाओं में से आती हैं जिनकी लाइफ जर्नी कई लोगों को इंस्पायर कर सकती है। राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को संभालने वाला कोई नहीं था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनकर न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को संभाला, बल्कि 2004 और 2009 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी दिलाया। 2004 में जब कांग्रेस और देश के लोग सोनिया को पीएम बनता देखना चाहते थे, तब सुषमा स्वराज ने यह कहकर उनका रास्ता रोक दिया था कि क्या फायदा ऐसी आजादी का जब देश किसी बाहरी के हाथ में ही देना था। और फिर सोनिया गांधी ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ममता को लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में आई तो काफी सीधी सादी थी। कांग्रेस ने भी पूरी इज्जत के साथ उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री दी और वो देश की पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर बनी। लेकिन जैसा कि हर अच्छे कांग्रेसी नेता के साथ होता है कि गांधी परिवार से इनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई और फिर इन्होंने शरद पवार और जगनमोहन रेड्डी की तरह अपनी खुद की तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई। ममता की पार्टी ने 2011 में बंगाल में हुए इलेक्शन में 34 साल से राज कर रही कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंका। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि राजनीति में सबके हाथ गंदे होते ही हैं। आज बंगाल की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। इलीगल बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बजाय उनके वोटर कार्ड बनवाकर वोट कराए जाते हैं। पिछले साल एक आरएसएस के एक्टिविस्ट, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और 9 साल के बच्चे को घर में घुसकर मारा गया था। और 2 महीने पहले ही बीजेपी के 2 लीडर्स की बॉडी मार्केट में लटकी मिली थी। और अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन मनीष शुक्ला को बीच चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया था। हालांकि ममता दीदी का कहना यह है कि ये सब बीजेपी खुद ही इलेक्शन जीतने के लिए करा रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आज देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो न सिर्फ आंख उठाकर बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है, बल्कि बुरी तरीके से हरा भी सकती है। आप सबने केजरीवाल का नाम अन्ना हजारे के साथ की गई उनकी प्रोटेस्ट के टाइम पर ही सुना होगा, पर केजरीवाल और सरकार का पंगा इससे भी बहुत पुराना है। इनकम टैक्स में ड्यूटी के दौरान उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए पेड लीव ली थी और शर्त यह थी कि रिज्वाइन करने के बाद उन्हें 3 साल के लिए काम करना होगा। हालांकि जब उन्होंने रिज्वाइन किया तो 1 साल तक उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। इसके बाद केजरीवाल ने फिर से अनपेड लीव ले ली और वो अन्ना हजारे के साथ प्रोटेस्ट में बिजी हो गए। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल सरकार की नजरों में आए, सरकार ने उन पर लगभग 9 लाख रुपए का फाइन लगाया, जिसे उन्होंने लोन लेकर चुका दिया। एक तरफ अन्ना हजारे सड़क पर रहकर करप्शन से लड़ना चाहते थे, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पॉलिटिक्स में आकर, और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। सीएम बनने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बहुत सी चीजें फ्री दे दी, जिसको लेकर कुछ लोगों में गुस्सा भी था। 2014 में केजरीवाल ने करप्ट पॉलिटिशियंस की लिस्ट निकाली, जिसमें नितिन गडकरी का नाम भी शामिल था। हालांकि इसके बाद नितिन ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया और यहाँ अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि केजरीवाल अभी एक नए खिलाड़ी हैं और उन्हें इन पुराने महारथियों से पंगे लेने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप भी राहुल गांधी को पप्पू समझते होंगे।
ऐसा हुआ था राहुल गांधी के अर्नब गोस्वामी को दिए गए इंटरव्यू के बाद। ऊपर से राहुल खुद भी टाइम टू टाइम ऐसे भाषण देते रहते हैं जिससे उनका मजाक उड़ता है। पिछले कुछ साल पूरी कांग्रेस के लिए खराब गए हैं और इसका सारा जिम्मा राहुल गांधी के सर पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन कई बार उन्होंने काम की बातें भी की हैं जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने माइग्रेंट लेबर के साथ जाकर बात की थी और कई बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ अनएम्प्लॉयमेंट और गिरती इकोनॉमी पर चर्चा की थी। हालांकि इस बार तो वो जैसे तैसे इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे, पर उनके आगे के फ्यूचर पर गहरे बादल मंडरा रहे हैं। भले ही वो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हों, पर शायद पब्लिक उनमें अपना नेता नहीं देखती और ये सही वक्त है जब कांग्रेस को किसी नए और नॉन गांधी लीडर को पब्लिक के सामने लाना होगा। जब योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया था तो सब शौक में थे, पर उन्होंने साबित करके दिखाया कि एक साधु भी सत्ता संभाल सकता है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी को आज यूपी से निकाल फेंकने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और शायद यही वजह है कि आज वो इंडिया के बेस्ट सीएम हैं। मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे क्रिमिनल्स को अगर कोई निपटा सकता था तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। क्रिमिनल्स के दिमाग में योगी का ऐसा खौफ है कि आधे से ज्यादा खुद कोर्ट में आकर सरेंडर कर देते हैं। सीए प्रोटेस्ट और राम मंदिर के मुद्दे के बाद योगी ने साबित कर दिया कि कानून व्यवस्था से कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ योगी यूपी को रामराज्य बनाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ हाथरस जैसे केस उनकी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। अब वक्त है योगी सरकार क्रिमिनल्स को सजा देकर एग्जाम्पल सेट करे। राजनाथ सिंह 1976 में इमरजेंसी के टाइम रामप्रकाश गुप्त के साथ जेल में बंद थे और तभी रामप्रकाश गुप्त ने उनका हाथ देकर कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे, और वक्त ऐसा आया कि उन्हीं रामप्रकाश गुप्त को हटाकर राजनाथ यूपी के सीएम बने। राजनाथ सिंह 1991 में नकल माफिया के खिलाफ एक बिल लेकर आए। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उसकी जमानत सीधे कोर्ट से होगी। इस बिल का यूपी में ऐसा खौफ बैठा कि पास परसेंटेज सबसे लोएस्ट रहा। 2014 में उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन वो बस कड़ी निंदा करते हुए ही नजर आए। इसके बाद होम मिनिस्टर की पोस्ट अमित शाह को दे दी गई और उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अमित शाह वो नाम है जिससे पंगा लेने से पहले देश के बड़े बड़े नेता कई बार सोचते हैं। अमित शाह बीजेपी के पार्टी हेड रहे और उनकी ही मेहनत थी कि बीजेपी 2014 और 2019 में बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी, आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे बड़े बड़े मुद्दों को बड़ी ही आसानी से हैंडल करने की वजह से इन्हें चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने मिलकर पूरे अपोजिशन का सफाया कर रखा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सब लोग इनसे खुश ही हैं। सीए के टाइम पर पूरी अपोजिशन ने मिलकर इनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया था। सीएए और एनआरसी के बाद मुस्लिम्स को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। हालांकि अमित शाह को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूरी शिद्दत के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, और उनका अगला प्रोजेक्ट है एनआरसी। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिना किसी डाउट न सिर्फ देश के बल्कि आज के टाइम दुनिया के बेस्ट लीडर्स में से एक हैं। लगातार 3 बार गुजरात के सीएम रहने के बाद 2014 में जब मोदी ने देश में अपनी सरकार बनाई तो मानो पूरे हिंदुस्तान में नए जोश की लहर आ गई। 2014 से 2019 तक मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छा समय रहा। उरी स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे टफ डिसीजन लेकर न सिर्फ उन्होंने देश का दिल जीता बल्कि पाकिस्तान को भी कड़ा सबक सिखाया। और ये मोदी का ही मैजिक था कि 2019 में भी बीजेपी बहुमत पाने में सफल रही। लेकिन 2020 आते आते देश की हालत खराब होती चली गई। देश की इकोनॉमी बुरी तरीके से गिर चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। हालांकि आप इसीलिए बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी थी 370 और राम मंदिर, जो कि इन्होंने पूरे कर दिए हैं। और बात रही जॉब्स और इकोनॉमी की, तो मोदी जी को इन सब मुद्दों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ज्यादा दिन किसी को भी सर पर नहीं चढ़ाती। क्या पता अगली बार पप्पू पास हो जाए। सो गाइस, ये थे देश के करंट पावरफुल लीडर्स जो देश में हो रही अच्छी और बुरी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।